स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग 200 क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं और ये 200 क्वेश्चन मेडिकल हिस्ट्री के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बीए सेकेंडरी के लिए भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जैसा कि एमजेपी रुहेलखंड यूनिवर्सिटी के द्वारा जो अभी पेपर का पैटर्न दिया गया है उसमें हमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर 200 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मैंने बनाए हैं, तो यहाँ पर हम लोग जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेंगे। और ये 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं एक साथ नहीं बना रहा हूँ, यहाँ पर आपको 4 लेक्चर मिलेंगे। 4 लेक्चर में 50-50 क्वेश्चन रहेंगे। तो अगर मैं 200 क्वेश्चन यहाँ पर एक साथ बना दूंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो सकता है और आपके लिए बोरिंग भी हो जाएगा। तो यहाँ पर पहले लेक्चर में मैं यहाँ पर 50 क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो एक एक करके हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, बाबर ने किस वर्ष पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी? तो यहाँ पर इसको पानीपत का प्रथम युद्ध के नाम से भी जानते हैं। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो 1526 होगा। इसी तरीके से पानीपत के 3 युद्ध हुए थे, तो आगे हम लोग डिस्कस कर लेंगे पानीपत के 3 युद्ध कहाँ हो रहे हैं। तो सबसे दूसरा वाला क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेते हैं यहाँ पर, अकबर का राज सिंहासन पर बैठने की उम्र कितनी थी? ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो सही आंसर होने वाला है वो हो जाएगा 13 वर्ष। तो ये वाला जो युद्ध था ना, इसको हम लोग पानीपत का सेकंड युद्ध कहते हैं। तो पानीपत का जो सेकंड युद्ध है वो पानीपत का सेकंड युद्ध, तो ये पानीपत का जो सेकंड युद्ध है वो 1556 ईस्वी में होता है। और 1556 ईस्वी में अकबर के द्वारा एक शासक था हेमू, इसको हरा दिया जाता है। और हेमू को हराने के बाद यहाँ पर अकबर के द्वारा राज सिंहासन को ग्रहण कर लिया जाता है और यहाँ पर अकबर राजा बन जाता है। तो आगे इसके बाद हम लोग चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो तीसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है, मुगल सम्राट जहांगीर ने किस प्रसिद्ध चित्रकार को संरक्षण दिया था? तो यहाँ पर हमें चित्रकला से भी कई सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। 2-3 क्वेश्चन हम लोग याद रखेंगे। यहाँ पर स्थापत्य कला से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। स्थापत्य कला को हम लोग आर्किटेक्चर भी कहते हैं, इंग्लिश वाले बच्चे थोड़ा ध्यान से नोट कर लेंगे। और चित्रकला से संबंधित भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चित्रकार बहुत सारे हमें देखने को मिलते हैं मुगल हिस्ट्री में। तो यहाँ पर सिंपल जहांगीर के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन और आ जाता है कि कभी कभी ऐसे भी पेपर्स में पूछा गया है कि किस मुगल सम्राट के काल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो स्वर्ण काल वह काल होता है जहाँ पर चित्रकला सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिलती है। तो जहांगीर के शासनकाल में सबसे ज़्यादा हमें चित्रकला का विकास देखने को मिलता है। अगर यहाँ पर पूछा जाएगा स्थापत्य कला का स्वर्ण काल किसके काल को कहा जाता है, तो वो आपका आंसर हो जाएगा शाहजहाँ। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं, जहांगीर के समय में बहुत सारे चित्रकार थे और यहाँ पर जो सही आंसर इस क्वेश्चन का होने वाला है, प्रसिद्ध चित्रकार मंसूर थे और ये नेचर से संबंधित चित्र बनाते थे। ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, दीन इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी? ये तो सभी को पता ही होगा। इसका जो सही आंसर है वो अकबर होगा। अकबर के द्वारा दीन इलाही धर्म की स्थापना क्यों की गई थी, जिन बच्चों ने क्लास ली होगी उनको अच्छी तरीके से पता होगा। इसके बारे में मैं पढ़ा चुका हूँ आपको। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हुई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान रखोगे। औरंगजेब के बाद कोई ऐसा उत्तराधिकारी नहीं बना था जो मुगल शासनकाल को बहुत आगे तक ले जाए। तो औरंगजेब एक अंतिम हमें अच्छा शासक देखने को मिलता है मुगल वंश में। उसके बाद जो उत्तराधिकारी आए थे उन्होंने धीरे धीरे क्या किया, मुगल वंश को डिक्लाइन की तरफ ले गए थे, मुगल वंश को पतन की तरफ ले गए थे। तो यहाँ पर इसको हम लोग याद रखेंगे डेट को। आगे चलते हैं, भारत में तुर्कों का पहला आक्रमण किसने किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महमूद गजनवी ने किया था। तो महमूद गजनवी के द्वारा भारत पर 17 बार आक्रमण किया गया था, सबको पता है। तो सबसे खतरनाक आक्रमण था वो सोमनाथ का आक्रमण था। सोमनाथ का आक्रमण था वो 1028 ईस्वी में किया गया था। इसको आप लोग याद रखोगे। आगे चलते हैं, तराइन की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? तो तराइन की 2 लड़ाइयाँ हुई हैं, एक तो 1191 ईस्वी में हुई है और एक 1192 ईस्वी में हुई है। तो 1191 वाली को तराइन का प्रथम युद्ध कहा जाता है और 1192 ईस्वी वाली को तराइन का द्वितीय युद्ध कहा जाता है। तो ये दोनों लड़ाइयाँ जो हैं वो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में ही हो रही हैं। तो पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था, लेकिन दूसरे युद्ध में क्या है, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद रखोगे। यहाँ से ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग, गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? तो सभी को पता है, मोहम्मद गौरी का एक गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसके द्वारा गुलाम वंश की स्थापना की गई थी, जिसको हम स्लेव डायनेस्टी के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ का सही आंसर होने वाला है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसको हम लोग सही आंसर लगा देंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक। फिर आगे चलते हैं, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किस वर्ष हुई? सभी को पता है 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी। इसके आगे चलते हैं हम लोग, भारत में मुस्लिम शासन की नींव किस युद्ध के बाद पड़ी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसा कि अभी मैं ऊपर बता चुका था, तराइन की जो दूसरी लड़ाई लड़ी गई थी 1192 ईस्वी में, 1192 ईस्वी में जो दूसरी लड़ाई लड़ी गई थी, जिसमें मोहम्मद गौरी के द्वारा पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया गया था। तो यहीं से मुस्लिम शासन की नींव पड़ गई थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तराइन का दूसरी लड़ाई।
इसके आगे चलते हैं, भारत में तुर्कों का पहला आक्रमण किसने किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऊपर हम लोग डिस्कस भी कर चुके हैं। भारत पर 17 बार आक्रमण करने वाला महमूद गजनवी ही पहला तुर्क था जिसने भारत पर आक्रमण किया था। इसके आगे चलते हैं, तराइन की दूसरी लड़ाई किसके बीच में हुई, ये क्वेश्चन रिपीट है, तो इसको हम लोग मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान, सही है इसका ऑप्शन। आगे चलते हैं, गुलाम वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी, ये जैसा कि हम लोग ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। दिल्ली सल्तनत की स्थापना किस वर्ष हुई थी, 1206 ईस्वी में हुई थी, ये हम लोग ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। भारत में मुस्लिम शासन की नींव किस युद्ध के बाद पड़ी, इसका भी सही आंसर तराइन की दूसरी लड़ाई है, ये हम लोग ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। ओके, अब यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू हो रहा है, मुगल वंश की स्थापना किसने की थी। तो मुगल वंश की जो स्थापना की थी वो बाबर के द्वारा की गई थी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अकबर के 9 रत्नों में कौन इतिहासकार था, तो इतिहासकार कौन था, अबुल फजल था। अबुल फजल के द्वारा एक आईने अकबरी किताब लिखी गई है, आईने अकबरी मोस्ट इंपॉर्टेंट किताब है जिसमें अकबर के शासनकाल की समस्त जानकारियाँ हमें मिलती हैं। आगे चलेंगे हम लोग, आईने अकबरी किसने लिखा, जैसा कि हम लोग अभी ऊपर बात कर रहे थे, इसका सही आंसर हो जाएगा अबुल फजल। औरंगजेब की नीति कैसी थी, तो यहाँ पर सिंपल क्वेश्चन जो है ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही लगा देंगे, और ऑर्थोडॉक्स था औरंगजेब। औरंगजेब एक कट्टरपंथी शासक था, तो ऑर्थोडॉक्स इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे, अकबर ने फतेहपुर सीकरी को राजधानी कब बनाया, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब गुजरात विजय हुई थी उसके बाद ही अकबर ने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया था, ये 1571 ईस्वी में बनी थी। इसके आगे चलते हैं, किस मुगल सम्राट ने सबसे पहले राजपूतों से गठबंधन किया था, इसका भी सही आंसर हो जाएगा अकबर। जैसा कि हमें सभी को पता है कि अकबर के द्वारा ही सबसे पहले वैवाहिक संबंध स्थापित किए गए थे राजपूतों से, तो राजपूतों के द्वारा सबसे पहले वैवाहिक संबंध अकबर के द्वारा ही बनाए गए थे। इसके आगे चलते हैं हम लोग, शेरशाह ने किस मुद्रा की शुरुआत की, ये यहाँ पर सही आंसर होगा रुपया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार हमारे पेपर्स में आ चुका है, तो यहाँ पर रुपया इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रुपया जो है वो आगे भी हमें देखने को मिलता है, शेरशाह सूरी के द्वारा स्थापित किया गया था और आगे तक हमें देखने को मिलता है, अकबर के शासनकाल में भी रुपया चलता था। इसके आगे हम लोग चलते हैं, मुगल चित्रकला का स्वर्णकाल किसके द्वारा, किसके शासनकाल में था। तो जैसा कि अभी हमने ऊपर डिस्कस कर लिया था, सबसे ज़्यादा जो चित्रकार मिले वो जहांगीर के समय में ही मिले, तो जहांगीर स्वयं भी एक बहुत बड़ा चित्रकार था। तो यहाँ का जो सही आंसर होने वाला है वो क्या होने वाला है, जहांगीर होने वाला है। इसके आगे चलते हैं हम लोग, हुमायूं को किसने सहायता दी थी कि वह निर्वासित था। तो जब हुमायूं को शेरशाह सूरी के द्वारा यहाँ देश से बाहर निकाला गया था, तो अब वो फारस के शासक के पास गया था, तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो पर्शियन रूलर हो जाएगा, बी ऑप्शन सही है। इसके आगे चलते हैं, मुगल साम्राज्य का पतन कब स्टार्ट हुआ, जैसा कि मैं इससे पहले भी डिस्कस कर चुका था, 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद कोई अच्छा उत्तराधिकारी मुगल साम्राज्य को नहीं मिल पाया था, इसीलिए मुगल साम्राज्य यहाँ से पतन की ओर अग्रसर होने लगा था। किस मुगल सम्राट को अंग्रेज़ों ने दिल्ली से हटाया था, तो किस मुगल सम्राट को अंग्रेज़ों ने दिल्ली से हटाया था, ये था बहादुर शाह जफ़र। तो बहादुर शाह इनका नाम था, और जफ़र ये जो नाम है, जफ़र नाम से ये कविताएं लिखा करते थे, तो इनका जो टाइटल है ना वो जफ़र नाम से हमें मिलता है। तो ये 1857 में अंग्रेज़ों के द्वारा इस मुग़ल वंश को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया। जफ़र जो थे वो 1857 तक मुग़ल सम्राट बने रहे। बाद में अंग्रेज़ों ने मोहम्मद शाह जफ़र को कहाँ पर निर्वासित कर दिया था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनको निर्वासित किया गया था रंगून, ठीक है, रंगून, जिसको आप लोग आज म्यांमार के नाम से भी जानते हो, म्यांमार, और ये कभी बर्मा के नाम से भी प्रसिद्ध था। तो एक तरीके से क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि बहादुर शाह जफ़र का जो मकबरा है वो कहाँ पर स्थित है, तो इनका मकबरा जो है वो रंगून में स्थित है। इसके आगे चलते हैं, मुग़ल काल में सबसे प्रमुख निर्माण कौन सा है मुग़ल, तो सभी लोगों को पता है कि हमारा जो ताजमहल है वो विश्व के 7वें अजूबे में शामिल है। ताजमहल को विश्व विरासत सूची में भी स्थान दिया गया है, तो यहाँ का जो सही आंसर हो जाएगा वो ताजमहल हो जाएगा। ये सभी जो निर्माण है वो मुग़ल काल के ही हैं, लेकिन ताजमहल को बहुत सुंदर माना जाता है क्योंकि ये सफ़ेद संगमरमर से बना था। आगे चलते हैं, मुग़ल साम्राज्य के प्रशासन केंद्र किसके द्वारा मजबूत किया गया, प्रशासनिक केंद्र जो मजबूत किया गया वो अकबर के द्वारा किया गया। बहुत लंबे समय तक अकबर ने एक मुग़ल शासक के रूप में कार्य किया था, तो मुग़ल काल का जो सबसे ज़्यादा पीक टाइम है जो हमें दिखाई देता है वो अकबर के समय में ही दिखाई देता है। आगे चलते हैं हम लोग, औरंगजेब का सबसे बड़ा विरोध किसने किया था, तो नो डाउट सभी को पता है छत्रपति शिवाजी इसका सही आंसर है। उसके आगे चलते हैं, अकबर के 9 रत्नों में कौन कवि था, तो 9 रत्नों में कौन कवि था, फैजी कवि था। दोस्तों 9 रत्न थे, टोटल 9 लोग थे, नवरत्न का मतलब 9 लोग, तो इनके अंदर कुछ ना कुछ विशेषताएं थी, इसीलिए अकबर इनको 9 रत्न बोलता था। आगे हम लोग चलते हैं इसी क्रम में 31 क्वेश्चन पे, किस मुग़ल सम्राट ने भारत में सर्वाधिक समय तक शासन किया, तो यहाँ पर जो सही आंसर होने वाला है वो औरंगजेब होने वाला है। तो औरंगजेब ने सबसे ज़्यादा अधिक समय तक शासन किया था और इसी के शासनकाल में
जो मुग़ल साम्राज्य की सीमा है वो पूरे भारत में फैल गई थी, ना कि पूरे उत्तर भारत में फैली थी, बल्कि पूरे दक्षिण भारत में ही फैली थी। तो यहाँ से ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो पूरा भारत पर जो कब्जा कर रखा था मुग़ल शासकों ने, वो औरंगज़ेब के समय में ही हुआ था। तो यहाँ पर ये समझ लेना आप लोग, इसका सही आंसर जो होगा वो औरंगज़ेब होगा। इसके आगे चलते हैं हम लोग। औरंगज़ेब के बाद कौन सम्राट बना? इसका सही आंसर है बहादुर शाह फर्स्ट। तो एक तो बहादुर शाह फर्स्ट है, और इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था बहादुर शाह जफ़र। बहादुर शाह जफ़र सबसे अंतिम शासक है, और औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद बहादुर शाह फर्स्ट राजा बना है। इसको आप लोग याद रखेंगे। हुमायूं के पुत्र का क्या नाम है? सभी लोग जानते हैं हुमायूं के पुत्र का नाम अकबर है। आगे चलते हैं हम लोग। किस मुग़ल शासक के समय अंग्रेज़ों का आगमन हुआ? सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अंग्रेज़ जहांगीर के समय से भारत में आने लगे थे। तो अकबर ने भी अंग्रेज़ों को देखा था, लेकिन जो फैक्ट्रियाँ स्थापित होने का कार्य जो हो रहा है वो जहांगीर के समय से हो रहा है। अंग्रेज़ों को भारत में बसने की जो परमिशन दी गई है वो जहांगीर के समय में ही दी गई है। तो इसको आप लोग याद रखोगे। आगे चलते, हुमायूं को मकबरा किसने बनवाया था? तो नो डाउट इनकी एक बेगम थी जिनका नाम था हमीदा बानो बेगम। बहुत इंपॉर्टेंट है, हमीदा बानो बेगम यहाँ से आप लोग याद रखोगे। जहांगीर का असली नाम क्या था? जहांगीर के कई नाम में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर जो इनका असली नाम था वो सलीम भी था, और इनका एक नाम में सेखू बाबा भी मिलता है। तो सेखू बाबा अकबर के द्वारा दिया गया नाम था। ये भी आप लोग यहाँ पर याद रखोगे। आगे चलते हैं। शाहजहाँ का असली नाम क्या था? तो शाहजहाँ का असली नाम खुर्रम था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर्स में पूछा जा चुका है। तो खुर्रम को आप लोग याद रखोगे। आगे चलते हैं। ताजमहल किसकी याद में बनाया गया था? तो जैसा कि अभी हम लोग डिस्कस कर चुके थे, शाहजहाँ के द्वारा बनवाया गया था अपनी बेगम की याद में, जिसका नाम था मुमताज़ महल। ताजमहल कहाँ स्थित है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आगरा स्थित है, सभी को पता होगा। औरंगज़ेब का पूरा नाम क्या था? तो जैसा कि आपको यहाँ पर पता लग रहा है, औरंगज़ेब का पूरा नाम यहाँ पर लिखा है मोहम्मद औरंगज़ेब आलमगीर। तो इसका आंसर ए सही होगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। औरंगज़ेब ने किस सिख गुरु को फांसी दी थी? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि औरंगज़ेब के शासनकाल में ही सिख गुरुओं के बीच में और मुग़ल वंश के जो शासक थे उनमें विरोध बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो यहाँ का जो सही आंसर होने वाला है वो होने वाला है गुरु तेग बहादुर। तो गुरु तेग बहादुर को क्या किया था? औरंगज़ेब ने फांसी दे दी थी। तो ये बहुत एक खतरनाक घटना थी। इसके बाद ही हमने देखा कि सिख लोगों के बीच में और मुग़ल वंश के शासकों के बीच में बहुत ज़्यादा विरोध हुआ था, और कई सारे युद्ध भी हुए थे। आगे चलते हैं हम लोग। औरंगज़ेब ने किस मराठा नेता से युद्ध किया था? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किस मराठा नेता से युद्ध किया था? सभी को पता है, छत्रपति शिवाजी। आगे चलते हैं। अकबर के दरबार में कितने नवरत्न थे? जैसा कि लिखा ही हुआ है नवरत्न। तो यहाँ पर हम लोग नो डाउट आंसर लगाएंगे 9। आगे चलेंगे। अकबर के नवरत्नों में संगीतज्ञ कौन था? तो संगीतज्ञ कौन था? तानसेन था। कई बार आपको बता भी चुका हूँ क्लास में, तानसेन ही था। ठीक है, इसके आगे चलते हैं हम लोग। अकबरनामा किसने लिखा? तो जैसा कि हम लोग ऊपर डिस्कस कर चुके थे, अबुल फजल के द्वारा ही अकबरनामा लिखा गया है। पानीपत की दूसरी लड़ाई, इससे पहले हम लोग डिस्कस कर चुके थे। पानीपत की दूसरी लड़ाई के बाद ही 1556 ईस्वी में हुई थी, और इसी के बाद अकबर को शासक बनाया गया था। और अकबर ने इस लड़ाई में किसको हराया था? हेमू को हराया था। ठीक है, तो हेमू अफगानों की सेना से लड़ रहे थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके किसके बीच में हुई? जैसा कि हम लोग ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, अकबर और हेमू के बीच में पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी। शेरशाह सूरी ने किसे हराकर हुमायूं को हराया था? तो हम लोग यहाँ पर इंग्लिश वर्जन पढ़ेंगे तो हमें यहाँ पर समझ जाया जाएगा, हु डिफेटेड हुमायूं एंड एस्टेब्लिश सू डायनेस्टी। तो यहाँ पर जो कहने का अर्थ है, इस हुमायूं को किसने हराया था और एक नई डायनेस्टी स्थापित की थी जिसका नाम था सूर डायनेस्टी। तो सूर डायनेस्टी का जो संस्थापक था वो कौन था? शेरशाह सूरी था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो शेरशाह सूरी हो जाएगा। जैसे इसमें सूर लिखा है ना, तो आप लोग सूरी से इसका आंसर करेक्ट कर सकते हो। इसका पूरा नाम था शेरशाह सूरी। तो सूर डायनेस्टी जो स्थापित की थी वो शेरशाह सूरी के द्वारा ही स्थापित की गई थी। इसके आगे हम लोग चलेंगे 49 क्वेश्चन पे। इस मुगल सम्राट ने जामा मस्जिद बनवाई? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपको यहाँ पर आंसर ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसका आंसर सही हो जाएगा शाहजहाँ, क्योंकि जितने भी निर्माण हो रहे हैं, जो इमारतें, जो किले विश्व विरासत सूची में शामिल हुई हैं, उनका सभी का जो निर्माण है वो शाहजहाँ के द्वारा ही कराया गया है। चाहे वो दिल्ली का लाल किला हो, चाहे वो आगरा का लाल किला हो, चाहे जामा मस्जिद हो, चाहे मोती मस्जिद हो, इन सभी का निर्माण शाहजहाँ के द्वारा कराया गया है। और शाहजहाँ के शासनकाल को ही स्थापत्य कला का स्वर्णकाल भी बोला जाता है। तो स्वर्णकाल का मतलब समझ गए होंगे, गोल्डन टाइम। गोल्डन टाइम का मतलब बहुत सारे जो इमारतें थी उनकी स्थापना करने का श्रेय शाहजहाँ को जाता है।
आगे चलते हैं हम लोग, किस मुग़ल शासक को जिंदा पीर कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा औरंगज़ेब। औरंगज़ेब को हम लोग जिंदा पीर कहते हैं। और ये औरंगज़ेब जो है एक सूफ़ी सिलसिले को मानते थे जिसका नाम था नक्शबंदी सिलसिला। नक्शबंदी सिलसिला, ये नक्शबंदी सिलसिला क्या है, हमने बहुत सारे सूफ़ी आंदोलन पढ़े हैं। तो सूफ़ी आंदोलन में हमने चिश्ती संप्रदाय पढ़ा है, सुहारावर्दी संप्रदाय पढ़ा है, उसी में एक नक्शबंदी संप्रदाय है। तो नक्शबंदी संप्रदाय को कौन मानता था? औरंगज़ेब मानता था। तो स्टूडेंट्स, ये 50 क्वेश्चन इस लेक्चर के लिए हो गए। आगे वाले लेक्चर में हम लोग 50 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो अभी यहीं ख़त्म करते हैं, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो एक बार ज़रूर वीडियो को देख लेना, आपके पेपर्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच, और पेपर्स के लिए बेस्ट ऑफ लक।